पृष्ठ सतह पर ही, यहां पर ही नलिकाओं का जाल पाया जाता है। ये लो, और नलिकाओं के जाल से ये जो संरचनाएं बनी है, जो कि अत्यधिक कुंडलित संरचना है, इस अत्यधिक कुंडलित संरचना जो कि नलिकाओं का बिल्कुल जाल है, इसको ही बोलते हैं अधिवृषण। तो जब भी कोई कहे अधिवृषण कहां पाया जाता है, वृषण की अधर सतह पर कि पृष्ठ सतह पर, जल्दी जवाब दो। जब भी कोई कहे अधिवृषण कहां पाया जाता है, वृषण की अधर सतह पर कि पृष्ठ सतह पर, जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो। अधिवृषण कहां पाया जाता है, वृषण की अधर सतह पर कि पृष्ठ सतह पर? यस, जल्दी बोलो यस। पृष्ठ सतह पर, पृष्ठ सतह पर पाया जाता है। अब हमने बोला इस रेटेटेस्टिस से कुछ नलिकाएं निकलती है, और वो नलिकाएं कहां खुलती है? हमने बोला वो नलिकाएं जाके खुलती है, वो खुलती है अधिवृषण में। वो नलिकाएं जाके खुलती है, वो नलिकाएं जाके खुलती है, वो खुलती है अधिवृषण में। ये लो, यहां पर देखो, ये नलिकाएं जो लाल रंग की है, ये जाके कहां खुल रही है? अधिवृषण में खुल रही है। इसे बोलते हैं शुक्र वाहिकाएं। इसको क्या बोलते हैं? इन नलिकाओं को अपन बोल के चलते हैं शुक्र वाहिकाएं। शुक्र वाहिकाएं, दैट इज वासा इफिरेंसिया। शुक्र वाहिकाएं, इनको ही बोल के चलते हैं वासा इफिरेंसिया। वासा इफिरेंसिया। बेटा ये वासा इफिरेंसिया जो है, इनकी संख्या जो होती है वो होती है 10 से 12। कोई कहे इनकी संख्या कितनी है? हमने बोला इनकी संख्या है वो अपने पास है 10 से 12। बोला गुरुजी, ठीक है। अब हमने बोला ये रेटेटेस्टिस जो था, ये इन शुक्र वाहिकाओं के द्वारा किसमें खुला? ये अधिवृषण में खुला। और इस अधिवृषण को देखोगे तो इस अधिवृषण के 3 भाग दिखाई देंगे। एक ये सबसे ऊपर वाला भाग, इसको बोलते हैं कैपुट, दैट इज हेड। दूसरा ये मध्य वाला सकरा भाग, इसे बोलते हैं कॉर्पस, दैट इज बॉडी। एक तीसरा ये सबसे नीचे वाला भाग, इसको बोलते कोडा, दैट इज टेल। तो जब भी हमसे पूछे कि बताओ अधिवृषण के कितने भाग, तो आपका सीधा जवाब आएगा कि साहब अधिवृषण जो है उसके 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग जिसमें शुक्र वाहिकाएं खुलती है उसको बोलते कैपिट, उसके बाद कॉर्पस, और सबसे नीचे का भाग कोडा। इन तीनों को मिला के ही अपन बोलते हैं अधिवृषण, दैट इज एपीडी डाइमिस। इन तीनों को मिला के ही बोलते हैं अधिवृषण, एपीडी डाइमिस, एपीडी डाइमिस, एपीडी डाइमिस। बोलो सर ठीक है। अब ये अधिवृषण ध्यान से देखना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसमें खुली? ट्यूबुली रेक्टाई में। ट्यूबुली रेक्टाई किसमें खुली? रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस किसमें खुला? शुक्र वाहिकाएं, वासा इफिरेंसिया में। वासा इफिरेंसिया किसमें खुली? अधिवृषण के पहले भाग में, कैपुट में। फिर कॉर्पस में। कॉर्पस किसमें? कोडा में। और अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना कि ये कोडा वाला भाग था, यहां से निकली नलिका, ये निकली। इस कोडा वाला जो भाग था, इस कोडा वाले भाग से निकली अपने पास, वो निकली नलिका, वो निकली नलिका। और वो नलिका जो थी, जो कोडा से निकली, वो नलिका का क्या नाम था? सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो इस नलिका का क्या नाम था? बेटा कोडा भाग से ये नलिका जो निकली, इसी को अपन बोलते हैं शुक्रवाहक। इस नलिका को ही अपन बोलते हैं शुक्रवाहक, दैट इज वास डिफरेंस। शुक्रवाहक, वास डिफरेंस, इसी को शॉर्ट में हम वीडी बोल के चलते हैं। इसी
को शॉर्ट में हम वीडी बोल के चलते हैं। तो जब भी बोले बताओ शुक्रवाह की उत्पत्ति किससे होती है, तो हमने बोला इसकी उत्पत्ति अधिवृषण के कोड़ा भाग से होती है। तो याद रखना इसकी उत्पत्ति अधिवृषण के कोड़ा भाग से होती है। इसकी उत्पत्ति जो है वो किससे होती है, हमने बोला कि इसकी उत्पत्ति अधिवृषण के कोड़ा भाग से होती है, कोड़ा भाग से होती है। बेटा इस पूरे के पूरे डायग्राम को बड़े सलीके से बना लेना, बड़े सलीके से बना लेना। फिर मैं उसके बाद आपसे बात करूंगा इस अधिवृषण के बारे में, उसके बाद बात करूंगा इस शुक्रवाहक के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर आपने सलीके से बनाया तो फिर कोई पूछेगा बताओ शुक्राणु के प्रवाह का मार्ग बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हो कि शुक्राणु किस रास्ते से होकर गुजरता है। जल्दी से इस डायग्राम को बड़े ही सलीके से जबरदस्त बवंडर तरीके से बनाइएगा बनाइएगा बनाइएगा। जल्दी से बनाइएगा बनाइएगा बनाइएगा। बड़े ही सलीके से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट का टाइम दे देते, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इस चैप्टर की एकदम जान है, इस पूरे पोर्शन की जान है। इसी के बेसिस पे मैं कई सारे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, इसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए। एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से यस। एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ बच्चों के डाउट लेके कुछ दुख दर्द सुन लेता हूं। हाँ, डाउट लेके दुख दर्द भी सुन लेंगे। यस, डाउट लेके दुख दर्द भी सुन लेंगे। यस, लिखा हुआ है। अरे बेट कोशिका को हम खुली, चैप्टर शुरू हुआ है मेरे लाडले, वेट कर, सब सुनता है, प्लीज बताइए। सहायक खुल रही है लेकिन इतना क्यों बेटा? सब कि मेरे को चैटिंग करने तभी होगा को दंडवत ना। बताता हूं कहानी इस अधिवृषण के बारे में, भाई मजा आ जाएगा, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। चले, अगर तुम कहो तो मैं आगे चलूं। जल्दी जल्दी पूरे भारत की रसगुल्ला आर्मी, यस, पूरे भारत की रसगुल्ला आर्मी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या हम आगे चले? कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। जल्दी बताओ, मैं कहानी आपको बताता हूं, वो बताता हूं एपिडिडाइमिस के बारे में। इसी को अपन बोलते अधिवृषण। इसी को बोलते हैं, वो बोलते हैं मेरे बालक अधिवृषण। जल्दी 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 जल्दी, यस सर। हाँ, अब बच्चे कई सारे डाउट पूछ रहे हैं, सर इजैक्युलेटरी डक्ट क्या होता है, सर ये क्या होता है? सर बेटा थोड़ी देर में बताएंगे,
है ना। ये सारी चीजें एक एक करके आएगी। अभी थोड़ा दिमाग, दिल तो थामिए, बस दिल थामिए, सारी चीजें आ जाएगी। यस, अभी एपिडिडाइमिस के बारे में बात करते हैं। अब बेटा जब भी पूछे मनुष्य में वृषण कितने, 2, और हर वृषण की पृष्ठ सतह पर क्या पाया जाता है, एपिडिडाइमिस। तो बड़े ध्यान से देखना, जब भी पूछे एपिडिडाइमिस कितने होते हैं, हमने कहा 2 होते हैं, दैट इज 1 पेयर। कहां पर पाए जाते हैं, हमने बोला प्रत्येक टेस्टिस की पृष्ठ सतह पर स्थित। तो हमने बोला प्रत्येक टेस्टिस की पृष्ठ सतह पर एक एपिडिडाइमिस पाया जाता है। अब कहेगा सर ये एपिडिडाइमिस क्या बहुत ज्यादा कुंडलित है? मैंने कहा यस, ये अत्यधिक कुंडलित संरचना है। कौन? एपिडिडाइमिस। पूछेगा सर एक बात बताओ, अगर कोई हमसे कहे कि इस एपिडिडाइमिस का कार्य क्या है, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमसे पूछेगा कि आप हमें बताओ एपिडिडाइमिस का कार्य। कि इस एपिडिडाइमिस के कार्य क्या है, इस एपिडिडाइमिस के कार्य क्या है, आप हमें एपिडिडाइमिस के कार्य बताइए, एपिडिडाइमिस के कार्य बताइए, कार्य बताइए, कार्य बताइए। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। जब भी बोले एपिडिडाइमिस के कार्य बताइए, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। बेटा बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला यहां से शुक्राणु पहुंचेंगे इस एपिडिडाइमिस में, बोला यस। तो ये एपिडिडाइमिस क्या काम करता है? हमने बोला ये एपिडिडाइमिस जो है ये शुक्राणुओं का संग्रहण कर सकता है। इस एपिडिडाइमिस के अंदर शुक्राणु लगभग 1 से 1.5 महीने तक रहते हैं। तो ये शुक्राणुओं का क्या कर सकता है? संग्रहण। अब मेरे को बताओ, अगर शुक्राणु 1 से 1.5 महीने तक इस एपिडिडाइमिस के अंदर रहेंगे तो बताओ ये एपिडिडाइमिस में रहने वाले शुक्राणुओं को पोषण चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? जल्दी बोलो। एपिडिडाइमिस के अंदर शुक्राणुओं को पोषण की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस, जल्दी बोलो। एपिडिडाइमिस के अंदर शुक्राणुओं को पोषण की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बोलो बिल्कुल पड़ेगी। तो पोषण कहां से मिलेगा? वो एपिडिडाइमिस पे ही मिलेगा। तो पहली बात, एपिडिडाइमिस क्या करेगा? लगभग 1 से 1.5 महीने तक शुक्राणु का संग्रहण कर सकता है और उन्हें पोषण प्रदान करता है। तो पहला कार्य, शुक्राणुओं का संग्रहण करता है, संग्रहण करता है तथा उन्हें पोषण प्रदान करता है, प्रदान करता है। तो हमने बोला इसके 2 काम हुए, शुक्राणुओं का संग्रहण भी करना और साथ ही साथ शुक्राणुओं को पोषण प्रदान भी करना। पूछेगा सर आप हमें बताइए कि इस एपिडिडाइमिस में जब शुक्राणु संग्रहित है तो इन संग्रहित शुक्राणुओं में ये क्या बदलाव करता है? बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म, जो शुक्राणु बन के आए हैं, उन शुक्राणुओं को नहीं पता कि अंडे के साथ निषेचन कैसे करना है। उन बेचारों को नहीं पता कि अंडे के साथ निषेचन कैसे करना है।
तो कहने का मतलब वो तो बेचारे नन्हे मुन्ने नादान से शुक्राणु थे। उन शुक्राणुओं को ये सिखाना कि अंडे के साथ निषेचन कैसे करना है, कैसे अंडे तक पहुंचना है, वो सारी की सारी ट्रेनिंग कहां दी जाती है? वो दी जाती है एपिडिडाइमिस के अंदर। तो मैं ये कह दूं कि एपिडिडाइमिस वो जगह थी जहां पर शुक्राणुओं का कार्यात्मक या क्रियात्मक परिपक्वन होता है। तो मैंने बोला यह है शुक्राणुओं के क्रियात्मक परिपक्वन में सहायक है। बोला गुरुजी ठीक है। अब भैया यहां पर शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन हो गया। बोला हाँ, उनसे बता दिया कि अंडे के साथ निषेचन कैसे करना है, वो सारी ट्रेनिंग दे दी। अब बताओ वो जो ट्रेनिंग दे दी भैया, वो ट्रेनिंग कब काम आएगी? मान लीजिए एग्जांपल को समझना, एक आदमी जो है वो फौज में भर्ती हुआ और वो इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ, उसे इंडियन आर्मी की सारी ट्रेनिंग दे दी, तो वो ट्रेनिंग उसकी कब काम आएगी? जब लड़ाई होगी, जब वॉर होगी, तभी तो उसको ट्रेनिंग काम आएगी। बोलो हाँ कि ना? तब तक क्या कह दिया जाएगा कि भैया जब तक तेरे को आदेश नहीं मिले, जब तक वॉर नहीं छिड़े, तब तक तेरे को जो ट्रेनिंग दी है तुझे इसका दुरुपयोग नहीं करना है। बोलो ऐसे कह दिया जाएगा कि नहीं कह दिया जाएगा? जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। बोला हाँ जी सर, बिल्कुल। तो याद करो, इस एपिडिडाइमिस में शुक्राणुओं को क्रियात्मक परिपक्वन दे दिया कि भैया अंडे के साथ निषेचन कैसे करना है, लेकिन निषेचन जो होगा वो तो मादा के शरीर में होगा, नर के शरीर में कोई निषेचन नहीं होगा। तो इस शुक्राणु को ये ट्रेनिंग दे दी, लेकिन शुक्राणु पे लगाम भी लगानी पड़ेगी कि जब तक तू नर के शरीर में है, जब तक तू मेल के शरीर में है, तब तक कोई भी क्रिया नहीं करेगा। क्योंकि अगर ऐसी कोई भी क्रिया तू यहीं पे शुरू कर देगा तो बच्चे एनर्जी जो थी वो खर्च हो जाएगी, और एनर्जी खर्च हो जाएगी तो मादा के शरीर में पहुंचने के बाद वो सारी क्रिया करने के लिए तेरे अंदर एनर्जी नहीं बचेगी। तो याद रखना ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग देके और फिर शुक्राणु की शक्तियों पर रोक लगाने का काम जो है उसे बोलते हैं डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। शुक्राणुओं का वियोगितार्जन होता है। वियोगितार्जन होता है जिसको अपन बोलते हैं डी कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। इसी को बोलते हैं डी कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। इसे ही बोलते हैं डी कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। यस, इसे ही बोलते हैं डी कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। तो याद रखना, जब हम निषेचन की क्रियाविधि पढ़ाएंगे तो कहेंगे कि यहां पर निषेचन की क्रियाविधि पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि मादा जनन मार्ग में जाके शुक्राणुओं का योग्यतार्जन होता है, उनका कैपेसिटेशन होता है। मतलब जो हमने शुक्राणु पे यहां पे बंदिशें लगा दी है, इन बंदिशें को वहां पे हटा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अब तू निषेचन में काम आने वाली जो भी तेरी ट्रेनिंग है उसका उपयोग कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। लेकिन मेल के शरीर में ऐसी कोई भी गतिविधि पे पूरी की पूरी रोक लगा दी। इसे बोल दिया वियोगितार्जन। क्या बोल दिया? वियोगितार्जन, कि तू इन शक्तियों का उपयोग मेल के शरीर में नहीं करेगा। यह काम भी किसमें हो गया? एपिडिडाइमिस में। अब 80% जनता इसमें कंफ्यूज हो जाती है। वहां पे होता है योग्यतार्जन, दैट इज कैपेसिटेशन, यहां पे होता है डी कैपेसिटेशन। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना और इतनी सी बात को नोट कर लेना। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से लिखना और इतनी सी बात को नोट कर लेना, इतनी सी बात को नोट कर लेना। यस,
बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना और इतनी सी बात को नोट कर लेना, इतनी सी बात को नोट कर लेना, इतनी सी बात को नोट कर लेना, नोट कर लेना, नोट कर लेना। यस, जल्दी से इतनी सी बात को नोट कर लेना, इतनी सी बात को नोट कर लेना, नोट कर लेना। यस, चले तो भाई यहां तक की जो कहानी है वो यहां तक की कहानी हुई अपनी खत्म। ठीक है, अब मैं सीधा रसगुल्ला आर्मी को ले चलता हूं, ले चलता हूं, मैं सीधा रसगुल्ला आर्मी को ले चलता हूं रसगुल्लों की अदालत में, रसगुल्लों की अदालत में, रसगुल्लों की अदालत में। लेकिन उससे पहले ये डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस डायग्राम में आप बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास है टेस्टिस। ये जो कुंडलित संरचना आपको दिखाई दे रही है इसी को बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ये जो है इसी को बोलते हैं वास डिफरेंस, शुक्रवाहक। ये डायग्राम पे थोड़ा गौर फरमा लीजिएगा। यस, ये सारी की सारी बात मैं अभी बता चुका हूं। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें ये सारी की सारी बात मैं आपको बता चुका हूं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, बता चुका हूं, बता चुका हूं। यस, बोल दो ना, हाउ इज द जॉस। आ गए हम आपके अपने प्यारे पोर्शन दैट इज रसगुल्लों की अदालत में। जल्दी से मेरे को रसगुल्ला आर्मी बताएगी हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। जल्दी बोलो हाउ इज द जोश। सर जोश एकदम हाई है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। बस ये हाई जबरदस्त जिंदाबाद जोश जो है ये मेंटेन रखना, बाकी मैं सब देख लूंगा। आज के लेक्चर से संबंधित ये बड़े छोटे छोटे से सवाल, अगले लेक्चर में तो और बड़े बवंडर सवाल आएंगे, लेकिन आज के लेक्चर से संबंधित ये कुछ ही सवाल है। असर्सल रीजन का ये बड़ा प्यारा सा, बड़ा छोटा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपने जितना सीख लिया ना उसके कंपैरिजन में ये सवाल एक मच्छर जैसा सवाल है। मसल के रख दो, जल्दी से इस मच्छर जैसे सवाल को मसल के रख लो। ये आपको एकदम क्लियरली आता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई गड़बड़ घोटाला की गुंजाइश नहीं। जल्दी से जवाब दो, समय शुरू होता है अब। शरीर के सामान्य तापमान की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि उच्च ताप पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता। तो अगर शरीर के सामान्य ताप पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता, बिल्कुल, तो कथन भी सही, कारण भी सही और उसका सही स्पष्टीकरण है। उत्तर गया 1, उत्तर गया 1, उत्तर गया 1। ओ भाई साहब, 84% जनता का एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। क्या बात है, क्या बात है। अब बात, ये बात, ये बात, ये बात, भाई साहब गजब 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 गजब, बवंडर। रसगुल्ला आर्मी ने मचा दिया बवंडर, मजा आ गया मेरे लाडले। यस, एक छोटा सा सवाल आपके लिए, एक छोटा सा सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और मैं मान रहा हूं ये बड़ा छोटा सा सवाल, नन्ना मुन्ना सा सवाल बड़ी हिम्मत करके आपके सामने आया है, तो इसको मसल डालना है ना, मसल डालना। ये सवाल ऐसा सवाल है जिसको तो बल्लाल देव ही मार डालेगा। कटप्पा और बाहुबली की जरूरत नहीं, बल्लाल देव ही इसको तबाह कर देगा। तो जल्दी से अपने अंदर के बल्लाल देव को निकाल दो और भाई साहब मार डालो। कटप्पा को बुलाने की जरूरत नहीं है, बाहुबली की जरूरत नहीं है, जल्दी से बल्लाल देव से मरवा दो इस सवाल को। यस, इंगोइनल कैरोबास। चलो भाई, जल्दी से जब 30% जनता का सही जवाब। कुछ लोगों ने सेकंड आंसर कर दिया। बेटा ये बर्थोलिन ग्रंथि तो नर में नहीं दिखाई दे रहे, तुम जो रिलैक्सो हवाई से बड़े सलीके से पढ़ना है। और अगर पढ़ाई में मजा आ गया, डायग्राम में सारी चीजें समझ में आ रही है,
तो लिख देना बवंडर जबरदस्त जिंदाबाद लेक्चर और भरपूर प्यार देते रहिएगा।